क्या हो जब एक हाई कोर्ट के जज के यहाँ से करोड़ों की नकदी बरामद हो और वो इस्तीफा भी देने से मना कर दे। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये एक सच्चा मामला है जस्टिस वर्मा के। जैसे हमने डिस्कशन किया था पहली वीडियो में, क्या होता है जब एक न्याय के मंदिर में बैठने वाला न्यायाधीश कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, तो क्या चलेगी ऐसी प्रक्रिया और क्या लोगों का विश्वास बना रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि चोरी भी करेंगे और सीना जोरी भी दिखाएंगे, यानी कि नैतिकता की तो उम्मीद ही नहीं है, नैतिकता की पराकाष्ठा को भी लांग गए हैं जस्टिस वर्मा। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है ये मामला। अब ये मामला केवल जस्टिस वर्मा का नहीं है, ये मामला है न्याय व्यवस्था का। जस्टिस वर्मा एक वो व्यक्ति है, यानी कि वो न्यायाधीश है न्यायपालिका का जिसके यहाँ ये मामला उजागर हुआ, जिसने पूरी न्याय व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है कि क्या ये वो जज है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया, जिसके यहाँ आग लगने की प्रक्रिया का केस था। न आग लगती न भ्रष्टाचार उजागर होता, लेकिन इस व्यक्ति ने कहीं भी ये नहीं समझा कि ये केवल एक जज नहीं है, ये न्यायपालिका में एक विश्वास का स्तंभ माना जाता है। इस घटना की शुरुआत होती है 14 मार्च 2025 को, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कुछ नकदी बरामद होती है। यशवंत वर्मा के आवास पर आग लग जाती है और उसको कंट्रोल करने के लिए सारी राहत कार्य शुरू किए जाते हैं, जिसमें ही उजागर होता है नकदी यानी कि कैश की एक बड़ी रकम। अब सवाल उठता है कि कैश कहां से आया, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए। जैसे ही ये क्वेश्चन दिमाग में आया, कितना सारा कैश किसका हो सकता है, इसमें न्यायपालिका में भूचाल आ गया। तो यहाँ क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने सीधा एक जांच कमेटी बना दी। अब होता क्या है कि जब कोई जज किसी भ्रष्टाचार या किसी मामले में आरोपित हो जाता है तो उसके लिए एक जांच कमेटी बनाने का प्रावधान है, फिर उसको आगे प्रोसीड करने का प्रावधान है। तो जो सीजेआई है संजीव खन्ना, उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जो जांच करेगी यशवंत वर्मा के कैश मिलने वाली घटना की, जिसमें कौन थे, शील नागू जो चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसके बाद संधू आलिया चीफ जस्टिस ऑफ एचपी हाई कोर्ट, शिव रमन जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। तीनों सदस्यों ने एक कमेटी में पार्टिसिपेट किया। तीनों ने अपनी अपनी भूमिका में गहन अध्ययन किया और जांच की, जिसकी रिपोर्ट दे दी जाती है सीजेआई संजीव खन्ना को, जिसमें तीनों जजों ने एक डिसीजन दिया। रिपोर्ट में बताया गया जितने भी आरोप हैं सब विश्वसनीय श्रेणी में आते हैं और ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी गई, यानी कि सीजेआई के पास ये रिपोर्ट जा चुकी है। सीजेआई ने अनुरोध किया किससे, जस्टिस वर्मा से। क्या कहा कि आप स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जस्टिस वर्मा ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस्तीफा देने वाला नहीं हूं और मैं तो निर्दोष हूं। अब इन्होंने क्या क्या दावे किए, इन्होंने दावा किया कि ये जो नकदी मिली है इस पर मेरा कोई नियंत्रण था ही नहीं, संभवतः ऐसा हो सकता है कि ये मेरे स्टाफ की हरकत हो। समझ में आ रहा है, सुनकर हंसी भी आ रही होगी। एक जज कह रहा है कि मेरे घर में जो इतनी बड़ी रकम मिली है उसकी मुझे कानो कान कोई खबर नहीं है, ना मेरा उस पर नियंत्रण है। मेरे यहाँ जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये नोट भरे होंगे और मेरे घर में रख दिए होंगे। खुद को निर्दोष बताते हुए इन्होंने क्या कहा, मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। अब सोचिए, उसने तो अपने आप को सिरे से खारिज कर दिया कि आपने जो जांच की है ये सब बेकार की बात है, मैं तो सही हूँ और मेरे घर में जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं जो घरेलू कार्य में सहायक हैं आप उनकी जांच कर लो, यानी कि फिर फंसा दो किसको, गरीब आदमी को। क्योंकि इसको ऐसा लगता होगा शायद इस न्यायपालिका में कोई और भी बैठा हो भ्रष्टाचारी जो मेरी ये बात सुनकर क्या पता मुझे सपोर्ट कर दे, ऐसी ही इसकी धारणा है। क्योंकि जैसी दृष्टि होगी ऐसी सृष्टि होगी कि मैं भ्रष्टाचारी तो और भी भ्रष्टाचारी हो भी सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो उसने लगा दिए कि न्यायपालिका में कुछ ना कुछ तो है, बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि एक केस हुआ जो आग लगी और वो सामने आया, ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां आग लगनी अभी बाकी है। सीजेआई को तो साफ मना कर दिया मैं इस्तीफा नहीं देने वाला, तो अब उसके बाद की क्या प्रक्रिया है। अब सीजेआई संजीव खन्ना ने जांच प्लस जितने भी जस्टिस वर्मा के जवाब हैं सब माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री को भेज दिए गए हैं। अब साथ ही सीजेआई ने सिफारिश की है कि जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया दी गई है संविधान में उसको लागू किया जाए। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 और 5 में इस प्रक्रिया का व्याख्यान दिया गया है, क्योंकि भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग बोला जाता है। महाभियोग बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है,
क्यों? ये जटिल बनाई है संविधान वेत्ताओं ने ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। क्लियर है? तो अब ये प्रक्रिया पहुंचती है कहां? संसद के क्षेत्र में। अब इस पर काम आता है हमारी विधायिका का, कार्यपालिका का, यानी कि संसद का काम आता है कि वो इन आरोपों की जो जांच की गई उस रिपोर्ट के आधार पर वो क्या डिसीजन लेगी, ये मामला अलग है। अब बात करते हैं जस्टिस वर्मा के केस में क्या हुआ जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिए गए। कितनी विडंबना है कि जब एक भ्रष्टाचारी एक कोर्ट में बैठकर भ्रष्टाचार करता है तो उसको दंड देने या कार्य से अलग करने के बजाय उसे दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी, क्या ये कूड़ा घर है कि किसी को भी उठाओ भ्रष्टाचारियों को और वहां डंप कर दो। अब न्यायिक प्रक्रिया का कोई भी कार्य इनको सौंपा नहीं गया, यानी कि कार्य से विड्रॉ कर दिए गए हैं। आपने और हमने क्वेश्चन मार्क लगाया किस पर? न्यायपालिका की पारदर्शिता पर, न्यायपालिका के दोहरे मापदंड पर। हमने पहली वीडियो में बताया था कि क्या ये कार्य से विड्रॉ नहीं कर देना चाहिए इनको, लेकिन ट्रांसफर कर दिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये भी अच्छी बात है कि आपने संज्ञान लिया। उसके बाद अब ये केवल नाम मात्र के जज रह गए, कार्य से ये पूरी तरह से अलग कर दिए गए। अब इम्पीचमेंट की मैं चर्चा कर रही थी कि इम्पीचमेंट एटलीस्ट होता क्या है। तो इम्पीचमेंट जो है किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की एक प्रक्रिया है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। आर्टिकल ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, 124 सब क्लॉज 4, 124 सब क्लॉज 5। ये प्रक्रिया क्या होती है? पहले एक जांच कमेटी बनती है, जैसे मैंने बता दिया कि 3 मेंबर की जांच कमेटी बनी, उसने अपनी रिपोर्ट ऑलरेडी दे दी। संसद के दोनों सदनों में ये प्रस्ताव प्रस्तुत होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा था ना आपको जटिल प्रक्रिया है, यानी कि साधारण बहुमत 50+1 से नहीं होगा, 2/3 बहुमत चाहिए। राज्यसभा में भी टोटल का उपस्थित सदस्यों का 2/3 चाहिए आपको। किसमें? आरएस यानी कि राज्यसभा में, और एलएस यानी कि लोकसभा में भी आपको 2/3 बहुमत से बिल पारित करना पड़ेगा। जब दोनों सदन इसे पारित कर देते हैं उसके बाद ये राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति तुरंत जज को हटाने का आदेश दे देता है। ये होती है इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। अब आपको लगा होगा क्या यह पहली बार हो रहा है? नहीं, क्योंकि देखिए इम्पीचमेंट कई बार आया है। जैसे 1993 में रामास्वामी के खिलाफ आरोप लगे थे और इम्पीचमेंट प्रक्रिया आई थी। उसी के बाद 2011 में भी सौमित्र सेन पर कुछ आरोप लगे, उसके लिए भी इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। लेकिन इतने प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ था, उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन आप हद तो तब हो जाती है जब इस व्यक्ति को देखिए कि इसमें नैतिकता का तो कोई मूल्य ही नहीं बचा। लेकिन हाँ, हम भी किससे नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं? ऐसे व्यक्ति से जो भ्रष्टाचारी है, ऐसे व्यक्ति से जिसके घर से पैसा मिलता है और वो कहता है मेरा तो है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। उससे हम क्या कह रहे हैं? नैतिकता से इस्तीफा दे दे। तो सीजीआई का अनुरोध वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्या वो न्याय के मंदिर में जो लोगों की भावना है, जो लोगों का विश्वास है, उसे बनाने में अपनी कोई भूमिका दे सकता है? तृण मात्र शर्म है उसकी आंखों में? नहीं है। तो आप देखिए न्याय के मंदिर में बैठे हैं। जब आप और हम, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उसकी भी संपत्ति डिक्लेयर की जाती है। एक जज की जब नियुक्ति होती है तो उसे भी अपनी सारी संपत्ति का डिक्लेरेशन देना चाहिए, और ताकि पता चल सके कि जब नियुक्त हुआ था तब उसके पास क्या था और जब रिटायर हुआ है तो उसके पास क्या है। तभी तो हमें पारदर्शिता दिखाई देगी। अगर पारदर्शिता स्थापित होगी तो उसके लिए पैमाने भी बदलने पड़ेंगे। अंग्रेजी जमाने के जो नियम हैं, जिसमें अंग्रेज न्यायाधीश होता था, उनके खिलाफ ना कोई बोल सकता था, ना कोई जांच कर सकता था, ना कोई उनसे डिक्लेरेशन मांग सकता था। लेकिन ये तो भारत है 2025 का, तो अब तो हमें जरूरत है बदलाव की। अगर प्रगतिशील आप संविधान लिए बैठे हैं और आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो फिर तो उसको हटाने का दायित्व किसका है? हमारा और आपका, यानी कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं विधायिका को उस पर विचार करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं है, जज के रूप में तो आपने देख ही लिया, कुछ बहुत प्रसिद्ध वकील हैं जिन्हें शाही वकील अगर मैं बोल दूं तो कोई भी बुराई नहीं है। जो शाही वकील क्यों बोल रही हूं? क्योंकि वो शाही लोगों का ही केस लड़ते हैं, वो राजनेताओं के केस लड़ते हैं, वो बड़ी बिजनेस क्लास का केस लड़ते हैं। गरीब आदमी से लेना देना, गरीब आदमी के लिए तो रीच करना भी उनसे भगवान से मिलने जैसा है।
छोटा वकील होता कुछ ही दिनों में 2000 करोड़ की संपत्ति गेन कर लेता है। कहां से आई भाई इनकम? कौन सी ऐसी जादू की छड़ी घुमाता है जो 2000 करोड़ की संपत्ति बना लेता है? एक व्यक्ति एक समय में एक ही जैसा रोल निभाएगा। कुछ वकील ऐसे हैं जो संसद में करते हैं महाभियोग पर वोट और न्यायालय में करते हैं माय लॉर्ड। यदि वो एमपी है तो अपने क्षेत्र में लोगों के ग्रीवेंस को कब सुनेगा, कब लोगों से मिलेगा, क्योंकि उसे तो फुर्सत ही नहीं है बड़े बड़े शाही घरानों के केस लड़ने से। उसे तो अपनी प्रॉपर्टी बनानी है और वो कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जज को भी उसके सामने चुप हो जाना पड़ता है, जज को उसकी ही बात माननी पड़ती है। तो फिर आप मुझे बताइए, जब आप आर्टिकल 14 में कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो क्या ये दोहरा मापदंड नहीं दिखाई देता? जो टॉप पर बैठा है उसके पास अथाह संपत्ति है, अथाह पैसा है, वो बड़ा वकील करेगा और केस जीत लेगा। जो अंतिम पंक्ति में अंतिम हाशिए पर जीने वाला व्यक्ति है वो तो पहले ही उम्मीद का किरण छोड़ चुका है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ना मेरे पास पैसा है, पैसा नहीं होगा तो अच्छा वकील नहीं होगा, अच्छा वकील नहीं होगा तो मैं निर्दोष हूं या मुझे न्याय मिलेगा, ये विश्वास तो उसका है ही नहीं। तो मेरा तो मानना यही है कि आप जजेस का और आप वकीलों का, जितने भी ये शाही वकील हैं, इनकी संपत्ति का डिक्लेरेशन कराइए। जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति और संसद पर निर्भर करता है कि इस महाभियोग की प्रक्रिया को कितनी जल्दी आगे बढ़ाते हैं और क्या इस पर डिसीजन होगा। आगे चलकर उन्हें संवैधानिक रूप से हटाया जाएगा। यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था की नैतिकता और पारदर्शिता के लिए एक बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा में भारतीय संवैधानिक प्रावधानों को ही खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये केवल जस्टिस वर्मा के लिए नहीं है, ये पूरी न्याय व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क है। और अगर इस मामले में सही तरीके से इम्पीचमेंट को लागू किया जाए और जस्टिस वर्मा को उनके किए कराए की सजा मिले, तब जाकर ही क्या होगा, पारदर्शिता होगी और लोगों का विश्वास स्थापित होगा। इस सब विषय पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से।